देखिए अब पिछले वाले वीडियो में आपने तीन तरह के सेक्शन देखे थे, ओवर इनपुट सेक्शन, बैलेंस सेक्शन और अंडर इनपुट सेक्शन। अब इन तीन तरह के सेक्शन से प्रॉब्लम्स किस तरीके की पूछी जा सकती है, ठीक है वो देखते हैं। पूरे आरसीसी में सिर्फ तीन तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं पूरे आरसीसी में। इसमें डिजाइन और एनालिसिस दोनों पार्ट। मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन की बात करूं, डिजाइन एंड एनालिसिस, दोनों में फर्क क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एनालिसिस क्या होता है और डिजाइन क्या होता है। इन दोनों में सिर्फ तीन तरीके की प्रॉब्लम्स ही पूछी जाती हैं। थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स may be asked। कौन सी प्रॉब्लम है? सबसे पहला पूछेगा वो तुमको डायमेंशन दे देगा क्रॉस सेक्शन की, रेनफोर्समेंट की डिटेल दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये सेक्शन कितने मोमेंट को रेसिस्ट कर सकता है। टू फाइंड आउट, पहला पूछा जा सकता है टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस when cross sectional dimensions and area of reinforcement is given। ठीक है, अगर आपको क्रॉस सेक्शन के डायमेंशंस और एरिया ऑफ स्टील पता हो तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुमको मोमेंट भी पता हो, क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन भी पता हो, तो उस मोमेंट को रोकने के लिए कितना स्टील लगेगा वो बताना। टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, या टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्टील फॉर given dimension and moment, तीसरे तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ आपको लोड पता हो या मोमेंट पता हो, उसके लिए डायमेंशन भी पता करना और एरिया ऑफ स्टील भी बताना। टू फाइंड आउट क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस and area of steel for given moment, right? For given moment, ये तीन तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे पूरे आरसीसी में। इसके अलावा चौथे टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? तो ये तीन तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले वाले पे कि पहले वाले में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले वाला डिस्कस करते हैं। देखिए आरसीसी सबसे आसान सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। जो आपको रास्ता बताया जाए सिर्फ उसी रास्ते पे चलना है और सीधे अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाओगे आप। तो कोई फालतू की चीजें नहीं है यार, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं हम, टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए सबसे पहले क्या क्या करें। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स दिखा रहा हूँ आपको, वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि इसके बाद ये स्टेप फॉलो करना है, इसके बाद ये स्टेप फॉलो करना है, इसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो करना है। तो जो सबसे पहले काम करना है, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको, क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या रहेगा, इसमें आपको गिवन क्या होगा, गिवन रहेगा क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन। क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन का मतलब है विड्थ दिया रहेगा, डेप्थ दिया रहेगा और एरिया ऑफ स्टील दिया रहेगा। इसके अलावा ग्रेड दिया रहेगा कंक्रीट का और स्टील का, एफसीके, एफवाई, ये सारी चीजें आपको दी होंगी। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे
डिटरमाइन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को पता करने का तरीका क्या है? अगर आपके पास Fy = 250 है या फिर Fe 250 है, तो Fe 250 के लिए एक्चुअल लिमिटिंग क्या होगा? 0.53 into d। इसी तरह से Fe 415 के लिए क्या होगा? 0.48 into d। और Fe 500 के लिए क्या होगा? 0.46 d। तो पहला काम आ गया तुम्हारे पास क्या, कि आपको एक्चुअल लिमिटिंग का वैल्यू पता करना है। सबसे पहले आपको एक्चुअल लिमिटिंग का वैल्यू पता करना है। सेकंड स्टेप में यू विल गो फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फाइंड आउट या डिटरमाइन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डिटरमाइन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या करते हैं हम? टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन, एंड टोटल कंप्रेशन इज व्हाट? 0.36 FCK HUB, और T का मतलब 0.87 FY into A। इन दोनों को बराबर कर दो। इन दोनों को बराबर जब करते हैं, इन दोनों को बराबर करने पे आपको XU का वैल्यू मिलेगा। यहां से हमको XU का वैल्यू मिलेगा क्या? 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK। क्लियर है? ये दो काम कर लिए, XU निकाल दिया, XU लिमिटिंग निकाल दिया। तीसरे स्टेप में इनको कंपेयर करना है। कंपेयर XU एंड XU लिमिटिंग, क्योंकि इनके कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन होगा। केस फर्स्ट क्या हो सकता है? अगर XU का वैल्यू XU लिमिटिंग से छोटा हो, इस सेक्शन को बोल देंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन। इस सेक्शन को बोल देंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन। केस 2, अगर XU का वैल्यू एक्सीड कर रहा है XU लिमिटिंग को, तो इसको बोल देंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और तीसरा केस, अगर XU का वैल्यू XU लिमिटिंग के बराबर हो, तो उसको बोल देंगे बैलेंस सेक्शन। ये तीन केस हो सकते हैं आपके पास। तो इतना काम तो तुमको हर क्वेश्चन में करना है। जब भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता करो तब XU लिमिटिंग और XU, इतना काम कर लेंगे। इसके बाद इनको कंपेयर कर लेंगे, और जो भी केस होगा उस केस का अलग-अलग तरीका है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। मैं सबसे पहले ये वाला केस लेके चल रहा हूं। मैं सबसे पहले थर्ड वाला केस लेके चल रहा हूं, ठीक है? तो केस फर्स्ट, या फिर इनको ऐसे ले लेते हैं, जैसा सीक्वेंस में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे का वैसे ले लेते हैं। केस फर्स्ट ले लेते हैं सबसे पहले। केस फर्स्ट, XU is less than XU लिमिट। मतलब ये कैसा केस है? अंडर रेनफोर्स। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, उस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या है? हम C into Z से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C का वैल्यू क्या है? 0.36 FCK XUB, और Z का वैल्यू क्या है? D minus 0.42 into XU। इससे आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है? इससे आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का? P into Z। लेकिन इन दोनों से जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ अंडर रेनफोर्स सेक्शन में ही निकालना है। अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन के अलावा ओवर रेनफोर्स सेक्शन हुआ, तो उस ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हमेशा कंप्रेशन से निकालना पड़ेगा आपको, टेंशन से नहीं निकालना। क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन में मेंबर कहां पे फेल करेगा? कंप्रेशन में फेल करेगा, कंक्रीट फेल करेगा। तो T into Z लिखते हैं अगर, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी
T का मतलब 0.87 FY AS और D माइनस 0.42 इंटू एक्स। तो यहाँ हमने क्या किया, देखिए एफ सी के आपको गिवन रहेगा, एक्स यू हम स्टेप नंबर 2 पे कैलकुलेट कर लेंगे, डी का वैल्यू भी आपको गिवन रहेगा, डी का वैल्यू भी आपको गिवन रहेगा। तो सिर्फ आपको एक्स यू का वैल्यू पुट करना है, लेकिन एक्स यू का वैल्यू पुट करने से पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि क्या यही कंडीशन है क्या। तो यहाँ पे एक्स यू की जगह पे एक्स यू पुट कर देंगे, यहाँ पे भी एक्स यू की जगह पे एक्स यू पुट कर देंगे, आपको ए से भी पता होगा। क्लियर? अब लेके चलते हैं दूसरा केस, बैलेंस सेक्शन में। ओवर इनपुट को बाद में देखेंगे। केस 2 में कंसीडर कर रहा हूं बैलेंस सेक्शन। केस 2 में कंसीडर कर रहा हूं when xu is equal to xu limiting, when xu is equal to xu limiting। देखिए अगर हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को c into z लिखें तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का इक्वेशन बनेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन बनने वाली है लास्ट में। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का इक्वेशन बनेगा 0.36 c का वैल्यू इनटू fck इनटू xu इनटू b, और z का वैल्यू क्या है d माइनस 0.42 इनटू xu। जब xu का वैल्यू xu लिमिटिंग है तो यहाँ पे xu को xu लिमिटिंग से रिप्लेस कर सकते हैं और MOR को mu लिमिटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर बैलेंस सेक्शन तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को तो लिखा जा सकता है mu लिमिटिंग और xu की जगह पे लिख सकते हैं हम xu लिमिटिंग, रिप्लेस किया जा सकता है। इसी तरह से अगर ASB आता तो ASB को ASB लिमिटिंग लिख देते हैं, क्योंकि लिमिटिंग सेक्शन के लिए ASB, इनको रिप्लेस करते हैं अगर, तो यहाँ हो जाएगा mu लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.36 FCK इनटू xu लिमिटिंग इनटू b इनटू d माइनस 0.42 इनटू xu लिमिटिंग। आप इस इक्वेशन से भी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पता कर सकते हो, आप इस इक्वेशन से भी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पता कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो आगे चलिए। mu लिमिटिंग इज इक्वल टू, अब मैं यहां से d बाहर निकाल रहा हूं तो ये बच जाएगा 0.36 FCK इनटू xu लिमिटिंग इनटू b इनटू d, और अंतर बच जाएगा 1 माइनस 0.42 इनटू xu लिमिटिंग। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को d बाय d से मल्टीप्लाई करूं, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अगर d ऊपर और d नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको अरेंज में भी लिख लेंगे, तो mu लिमिटिंग हो जाएगा 0.36 इनटू xu लिमिटिंग बाय d, ये वाला d डिनोमिनेटर में आ गया, इनटू 1 माइनस 0.42, सॉरी xu लिमिटिंग बाय d, इसे कॉमन d को बाहर निकालेंगे तो यहां बचेगा xu लिमिटिंग बाय d, तो 0.42 xu लिमिटिंग बाय d इनटू fck d इनटू एक d है ना, एक d है, ये बन गया fck d। ठीक है, ये वाली जो टर्म है पूरे का पूरा 0.36 xu लिमिटिंग बाय d 1 माइनस 0.42 इनटू fck, इसको बोलते हैं ru, इसको बोलते हैं ru। तो जो mu लिमिटिंग है, mu लिमिटिंग का इक्वेशन हो जाएगा ru bd स्क्वायर। इसको अगर फॉलो नहीं करो तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो ru bd स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, ये जो ru है वो किस पे डिपेंड करेगा, 0.36 ये आ गया xu लिमिटिंग बाय d, तो xu लिमिटिंग बाय d किस पे डिपेंड करता है, स्पीड की ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, 1 माइनस 0.42 xu लिमिटिंग बाय d इनटू fc। मतलब ये जो वैल्यू है ru की वो किस पे डिपेंड करेगी, ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ru पर ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अभी मैं थोड़ी देर के बाद एक टेबल बना दूंगा जिसमें इस ru का वैल्यू लिख लेंगे, जिसमें इस ru का वैल्यू लिख लेंगे। तो बैलेंस सेक्शन के लिए लिमिटिंग मोमेंट ru bd स्क्वायर से कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखिए लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। ये जो लिमिटिंग सेक्शन होता है, बैलेंस सेक्शन और लिमिटिंग सेक्शन एक ही बात है। बैलेंस सेक्शन और लिमिटिंग सेक्शन एक ही बात है। तो बैलेंस सेक्शन में कितना परसेंटेज ऑफ स्टील होता है उसको लिमिटिंग स्टील बोलते हैं। परसेंटेज लिमिटिंग स्टील या परसेंटेज स्टील इन लिमिटिंग सेक्शन, इन लिमिटिंग सेक्शन। लिमिटिंग सेक्शन को बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन देखिए जैसे ये मान लीजिए सेक्शन है, यहाँ पर रेनफोर्समेंट है, तो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक बी। तो इस क्रॉस सेक्शन में कितना स्टील है, परसेंटेज अगर स्टील निकालेंगे तो परसेंटेज स्टील कैसे निकलेगा, AST या ठीक है परसेंटेज स्टील इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया BD इनटू 100। ऐसे निकलेगा। तो अगर हम परसेंटेज स्टील लिखें, परसेंटेज स्टील को मैं लिख देता हूं PT, परसेंटेज स्टील को लिख देते हैं PT, PT। तो PT का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AST डिवाइडेड बाय B इनटू D इनटू 100। क्लियर है। अब देखिए as we know that for balance section, क्योंकि बैलेंस सेक्शन में दोनों साथ साथ फेल करेंगे, मतलब टोटल कंप्रेशन फोर्स और टोटल टेंशन फोर्स बराबर होगा। तो C बराबर T, तो 0.36 FCK XU, XU की जगह पे मैं लिख देता हूं XU लिमिटिंग इनटू D इज इक्वल टू T का वैल्यू होता है 0.87 FY इनटू AST। तो AST की जगह पे मैंने लिख दिया AST लिमिटिंग। क्लियर। अगर इस इक्वेशन से AST लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट करें, इसको हम लिख देते हैं एक इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन से अगर मैं AST निकालूं तो AST लिमिटिंग का वैल्यू क्या आया, 0.36 FCK XU लिमिटिंग इनटू B डिवाइडेड बाय FY ठीक है FY। अगर इस इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं, अगर इस AST की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो ये परसेंटेज स्टील बन जाएगा लिमिटिंग सेक्शन के लिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AST from 2 into, तो ये बन जाएगा PT लिमिटिंग, क्योंकि लिमिटिंग सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो लिमिटिंग सेक्शन के लिए AST को AST लिमिटिंग लिखा जा सकता है और इस AST लिमिटिंग का वैल्यू लिया, तो इक्वेशन बन जाएगा 0.36 FCK XU लिमिटिंग इनटू B डिवाइडेड बाय FY। ये तो AST का वैल्यू है और डिनोमिनेटर में क्या है, B इनटू D इनटू 100। तो देखिए B से तो B कैंसिल आउट हो गया और फर्दर इक्वेशन क्या बना, FY नहीं आया, 0.87 भी आया, इसमें 0.87 भी आया, इसमें भी 0.87। तो इसको अगर सही से अरेंज करें तो इक्वेशन बन जाएगी 0.36 डिवाइडेड बाय 0.87 FCK by FY into XU limiting by D into 100 into 100। अगर हम 0.36 डिवाइडेड बाय 0.87 करें और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 41.38 समथिंग आता है। तो PT लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 41.38 FCK by FY into XU limiting by D। ये परसेंटेज स्टील है। अब ये जो परसेंटेज स्टील लिमिटिंग सेक्शन के लिए है, ये किस पर डिपेंड करेगा, FCK और FY पे, क्योंकि XU लिमिटिंग बाय D किस पर डिपेंड करता है, FY पर डिपेंड करता है। तो ये पूरी इक्वेशन FCK और FY पर डिपेंड करेगी, और जो RU था उस RU की वैल्यू भी FCK और FY पर डिपेंड करेगी। तो एक तो हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन XU और XU लिमिटिंग से पता करते हैं। इसी तरह से
अगर परसेंटेज ऑफ स्टील का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू लिमिटिंग सेक्शन से कम हो, मतलब पीटी लिमिटिंग से कम हो, तो उसको बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर पीटी का वैल्यू पीटी लिमिटिंग के बराबर हो तो उसको बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। और अगर पीटी का वैल्यू एक्सीड करे पीटी लिमिटिंग को तो उसको बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। दो तरीके हो गए, अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस सेक्शन को पता करने के। एक तरीका और है जिसको हम आगे बात करेंगे। तो आरयू और पीटी लिमिटिंग ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? ये दोनों डिपेंड करते हैं ग्रेड ऑफ स्टील पे। क्लियर? तो इनकी कुछ सर्टेन वैल्यू होती है, वो मैं आपको टेबल से लिखवा देता हूं। ग्रेड ऑफ स्टील Fi X2 लिमिटेड बाय D RU, तो RU का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? MU लिमिटिंग बाय BD स्क्वायर। क्यों? क्योंकि MU लिमिटिंग किसके बराबर था? RU टू BD स्क्वायर के बराबर था। और इधर लिख सकते हैं PT लिमिटिंग। Fi की तुम्हारे पास तीन ग्रेड हैं, या यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील, तो एक तो होता है Fe 250, एक होता है Fe 415, एक होता है Fe 500। जो जनरली काम में लेते हैं आरसीसी में वो ग्रेड है, ठीक है। तो एक्चुअल लिमिटिंग 250 के लिए आपको पता है कितना होता है? 0.53 एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी। ये होता है 0.48, ये होता है 0.46। और आरयू का वैल्यू होता है 0.148 एफसीके Fe 250 के लिए, Fe 415 के लिए 0.138 एफसीके और इसके लिए 0.133 एफसीके। इसी तरह से पीटी लिमिटिंग Fe 250 के लिए होता है लगभग 0.088 एफसीके, इसके लिए होता है लगभग 0.048 एफसीके और इसके लिए होता है लगभग 0.038 एफसीके। तो ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखना, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करेंगे? बैलेंस सेक्शन का डायरेक्ट मोमेंट निकालने की किस तरह से? RU BD स्क्वायर। अब तुमको स्टील की ग्रेड तो पता ही होगी, नहीं जैसे 415 ग्रेड है तो RU की जगह क्या रख दोगे? 0.138 into FCK, तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो बहुत बड़ी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बैलेंस मोमेंट निकालने के लिए या MU लिमिटिंग निकालने के लिए। ठीक है, तो दो सेक्शन हुए। तीसरा सेक्शन है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तीसरा सेक्शन है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। केस 3 ओवर रेनफोर्स सेक्शन। देखिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन में मैंने क्या बताया कि कंक्रीट बैलेंस से ज्यादा मोमेंट को रेसिस्ट नहीं कर सकता। तो इसमें एक काम करना, MOR = MU लिमिटिंग तक निकाल के छोड़ देना। और MU लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या है? RU BD स्क्वायर, क्योंकि इससे ज्यादा सेक्शन को, इससे ज्यादा मोमेंट को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने में। बाकी के जो दो क्वेश्चन है वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि बाकी के दो प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तीनों केसेस का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करना है अगर आपको क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस और स्टील का एरिया दिया हो तो। उसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।